हेलो बच्चों, फाइनली आपका ये सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट वीडियो बन रहा है जिसमें आपका ऑलमोस्ट सॉल्यूशन क्या मुझे लगता है 100 आउट ऑफ 100 आपका सॉल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग तो कवर्ड है। ठीक है, नीट आईआईटी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी, क्योंकि मैंने कहा कल कुछ बच्चे लाइव आए थे जिसमें से एक दो बच्चे हुए थोड़ा सा बुरा भी मान गए। अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं मैम एसएनआई रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होती है, विटिक क्या होता है। तो मैं एक बात बोलूँ, आप आईआईटी का पेपर उठा लो, नीट का उठा लो, एडवांस, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। सही बात तो ये है कि आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ाई करते हैं लेकिन आप बेसिक ज्ञान नहीं रखते और इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान करके, देखिए आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और आपको पता है आपकी बुक का जो कंटेंट है वो स्पेशली जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया रखा जाता है उसमें एनसीईआरटी ही बोला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं आईआईटी या नीट के, तो अगर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ तो कुछ रीज़न होगा, वरना मैं 100% सच्चाई की बात करती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, मैंने 10 बार यही बात बोली, मैं कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करूँगी, बिकॉज धोखा करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज ये लास्ट पार्ट है क्लास 4 12 के अकॉर्डिंग, जिनका कुछ बेसिक है। तो उसमें मुझे पढ़ना था, आपको पढ़ना था द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो पहले आपको मैंने कहा था कि जब आप जिस भी क्लास में हैं आप सबसे पहले पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना। मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, आपने सिंपली पढ़ा था, आपको शायद याद हो डिफ्यूजन, कि अगर कोई चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है ना, तो उसको आप सिंपली डिफ्यूजन बोल देते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, फॉग की जो बॉटल्स आती हैं सेंट की, परफ्यूम की, उनको आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, गैसियस इन्वायरमेंट में कम है तो फैल जाता है, इसलिए परफ्यूम महकता है। सेम अगरबत्ती वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। यहाँ पे बात है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा था कि कोई भी सॉल्वेंट है वो अगर खुद के हायर कंसंट्रेशन, भैया देखो आप लोग को तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत ये है कि मैं यहाँ सॉल्वेंट बोल रही हूँ, स्पेशली क्या बोल रही हूँ, सॉल्वेंट। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि मैम हमारी डेफिनेशन, आप तो रटी रटाई पे काम कर रहे हो, तो मैं रटी रटाई कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती हूँ। तो पहले दो चीज़ ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ये सुनना है आपको कि अगर आपके पास क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्जांपल है। अगली बार आपने एक सॉल्यूशन और ले लिया, ठीक है, ये भी आपका सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका सॉल्यूट कम है, क्या है, सॉल्यूट कम है, और यहाँ पे आपका सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है थोड़ा सा। पानी मान लेते हैं, जिसका भी आपने सॉल्वेंट लिया है उसका अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। यहाँ भी सॉल्वेंट मान लेते हैं 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg 1 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम हाइपोथेटिकल चीजें बना के तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ भी आपका सॉल्वेंट क्या है, मान लेते हैं 1 kg है, कितना है, 1 kg है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है जब आप ऑस्मोसिस पढ़ते हो तो दो डिफिनेशन आती है। क्या होता है, आपको भी पता है कि अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो आपको पता है कि जो पतला है, मतलब ये वाला आपकी लैंग्वेज में क्या है, डाइल्यूट है, सही, जबकि ये वाला क्या है, कंसेंट्रेटेड है। तो आप लोग क्या डेफिनेशन पढ़ते हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आप ये तो पढ़ते हो कि जो सॉल्वेंट है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सही बात है, यही ऑस्मोसिस है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, खुद की हायर कंसंट्रेशन। तो बेटा आप सॉल्यूट के कंपेयर में अगर सॉल्वेंट का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, जबकि यहाँ पे आप करोगे तो सॉल्वेंट कम है। तो डिफिनेशन ये है, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा ना डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें आपकी दिक्कत करती हैं। क्वेश्चन यही मैंने कहा कि देखिए ऑस्मोसिस की जो आपकी डिफिनेशन होगी वो दो तरीके से होगी। एक तो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। इट्स मतलब खुद के हायर कंसंट्रेशन से खुद के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। बस शर्त ये है कि यहाँ बीच में आपको क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लगा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ कहानी डिफ्यूजन की हो जाएगी, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अब आपको बता दें हम, आपने पढ़ा बायोलॉजी ना, बायो में आपने पढ़ा था जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन वो आपकी सेमी परमेबल होती है, इसीलिए जनरल लाइफ में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता रहता है सेल्स के बीच में।
ठीक है। दूसरा आपका पूछा गया है कि आर्टिफिशियल आपको बताना है सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपने देखिए लिखा पिग्स के ब्लैडर से एक पार्चमेंट पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन। तो सेलोफेन इज एग्जांपल ऑफ एसपीएम। पूछा गया क्वेश्चन है सेलोफेन मेम्ब्रेन किसका एग्जांपल है आपका एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ओके एक्चुअली क्या ना मेरे गले में थोड़ा सा दिक्कत है, वो आप लोग समझते होंगे ना, पता नहीं एक साइड बैठने से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से मैं ज़्यादा गला नहीं घुमा पा रही हूँ। बट मैं आपको एक्सप्लेन क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और आपको कुछ भी छूटे ना, बस इसलिए काम कर दिया जाए। तो अभी बात करते हैं, ये तो हो गया आपका, ठीक है। आपने प्रेशर भी पढ़ा होगा, लिक्विड में लगने वाला प्रेशर एच के बराबर होता है, इसमें कोई खास बात नहीं जितना हाइट है। अब बात ये आ रही है कि आप में सिंपली ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस। लेकिन आपको ऑस्मोसिस को रोकना है। क्या करना है? ऑस्मोसिस को रोकना है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपको पता है आप अपोजिट साइड में, अपोजिट मतलब जो पतला सॉल्यूशन है उधर उधर से तो पानी जा रहा है, उस साइड आप प्रेशर बढ़ाओगे। क्या करोगे? प्रेशर बढ़ाओगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ये है आपका, ये मान लीजिए इधर से इधर पानी जा रहा है। अब क्या आपको पता है ये वाला पतला है, ये वाला क्या है? डाइल्यूट है, और ये क्या है? कंसंट्रेटेड। सही। अब आपको पता है यहाँ पे प्रेशर हाई होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कम होगा। तो आप क्या करो, एक आप पिस्टन लगा लो और यहाँ पे आप थोड़ा सा पिस्टन से प्रेशर बढ़ा दो। क्या कर दो? प्रेशर बढ़ा दो। आपको पता है पानी इधर जा रहा है, सही। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आप इधर प्रेशर लगाओगे तो पानी जैसे हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी तो घटेगा, आपने पढ़ रखा है। अब क्या होगा, ये आपका जो ऑस्मोसिस है धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो बस आपको वही प्रेशर नोट डाउन करना है, मतलब वो प्रेशर। आप लोग डिफिनेशन में बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको ऑस्मोसिस नहीं लिखना होता है। तो प्रेशर जो कि प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस को, मतलब जो कि ऑस्मोसिस को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिएगा, सॉरी, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, मैंने आपको पहले बताया, ऑस्मोसिस एंड द प्रेशर। देखिएगा, द फ्लो विल कंटिन्यू टू इक्विलिब्रियम, तब तक रहेगा। तो आप क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दोगे, ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये क्या करेगा? इस प्रेशर को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बेसिस पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बनाया गया सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। आपको पता है ये प्योर फॉर्म है, आपने कंसंट्रेटेड वाले पे क्या किया है? अप्लाई किया है ना। क्या किया है? कंसंट्रेटेड वाले पे अप्लाई किया। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ डालते हैं, सॉल्वेंट की तरफ नहीं, ये बात याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये क्या है, व्हाट इज, मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे। तो देखा ये गया कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कुछ मत यूज करो, मोलरिटी यूज करना। आप क्या यूज करोगे? मोलरिटी, बस कुछ नहीं। यानी कि जो पाई है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का फॉर्मूला आपके फॉर्म में लिखूं मैं, तो दैट इज मोलरिटी इनटू सी आर, सॉरी सी तो हो गया आर टी, ठीक है। आर क्या आपका, क्या आपको पता है? आर आपको पता होता है, क्या होता है? गैसेस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत मैं एकदम बेसिक बात एक्सप्लेन करके भाग जा रही हूँ क्योंकि बहुत मन नहीं है मेरा पढ़ाने का आज। बट ये है ना कि मैं उन बच्चों को वीडियो अप्लाई कर दे रही हूँ जो पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए ये सी क्या लिखा है? सी इज कंसंट्रेशन, वही दे रखा है। और सी का फॉर्मूला देखिए N2/V। N2 आपका क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही आपने मोलरिटी की क्या पढ़ी थी? डिफिनेशन पढ़ी थी। तो याद रखिएगा, मोलरिटी की डिफिनेशन आपने N2 पढ़ी थी। अगर आपको N2 निकालना है तो W2 अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू वॉल्यूम और ऊपर RT। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका लगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ध्यान से रखिएगा। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कभी भी पूछे कि अगर आपको किसी हैवी मेटल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप इसी का यूज करोगे। आप ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं हम किसी भी हैवी जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रोटीन्स होती हैं आपकी, देखिए लिखा है ना, देखिए किसके लिए है? दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रही हूँ। फॉर प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड इनका मोलर मास फाइंड करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पैदा क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अब बात हम करें थोड़ा सा, दो कंडीशन है। कंडीशन ये है आपके पास कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले आप देखिए। कंडीशन ये है, तीन कंडीशन, ठीक है। आपने क्या किया है, मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन रखा, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, ठीक है। अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, क्या हो? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो दोनों का, मतलब कि पहला सॉल्यूशन π1, दूसरा क्या है? π2,
तो पाई 1 और पाई 2 अगर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बायो की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री वाले कंटेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको पता है अगर पाई 1 और पाई 2 बराबर हो जाए तो थोड़ा सा कलर करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, लिख सकते हैं ना, अगर टेम्परेचर सेम हो तो। RT RT कैंसिल, तो C1 इज इक्वल टू C2। मतलब कि एक बात याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, आइसोटोनिक के लिए C1 इज इक्वल टू C2, मतलब दोनों कंसंट्रेशन, दोनों की मोलरिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से आपका काम हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि आपको अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जो फिर कभी बीमार पड़ते हैं तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना आपको, तो याद रखिएगा उसका जो ब्लड से कंपोजिशन होगा वो सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देख लीजिए ध्यान से, आपको पता है जब आप बाहर से आप कुछ भी चढ़ाओगे तो देखिए ब्लड के आरबीसीज में जो ये क्या कहते हैं आपकी कंसंट्रेशन स्पेशली होता है वो 0.9%। अगर आपने इससे ज्यादा का चढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही आपको अपनी आरबीसीज में चढ़ाना है। तो आरबीसीज का जो भी अमाउंट दे रखा है 0.9% कंसंट्रेशन, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, अगर आइसोटोनिक आप समझ गए तो बात करें, अगर मान लेते हैं पाई 1 और पाई 2, दूसरा केस बराबर नहीं है, मान लीजिए पाई 1 बड़ा है आपका, तो जो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसका कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपने पढ़ रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर आपके पास है और हाइपोटोनिक है तो ये फटाक से क्या कर देगा? ये फटाक से सॉल्वेंट कहाँ से, सॉल्वेंट जो है आपका वो हाइपोटोनिक से कहाँ मूव कर जाएगा? हाइपरटोनिक। क्यों भैया? क्योंकि जो आपका हाइपोटोनिक है उसमें वो डाइल्यूट है ना, तो सॉल्वेंट का मोशन किधर मिलेगा? इधर से इधर। तो याद रखिएगा अगर आपने हाइपरटोनिक चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? कंडीशन आपसे पूछी जाती है, अगर आपने हाइपोटोनिक चढ़ा दिया तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर आपने क्या किया, इससे ज्यादा, देखिए क्या है, एक सॉल्यूशन जिसका जो भी परसेंटेज दिया है वो 0.9% से ज्यादा अगर आपने चढ़ा दिया ये सॉल्यूशन, तो आपकी सेल्स जो है वो क्या जाएंगी? श्रिंक कर जाएंगी। क्यों कर जाएंगे भैया? क्योंकि देखिए आपने बाहर क्या ले लिया, जो आप चढ़ा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, वो हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक है ना, ज्यादा है ना, तो हाइपरटोनिक। तो आपको पता है हाइपरटोनिक पानी को क्या करेगा? खींच लेगा, तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, मरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा केस फिर वही पूछा है कि ये तो हाइपोटोनिक केस हो गया। अगर आपने इससे कम कंसंट्रेशन लिया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या करेगा? तुरंत आपका पानी भर देगा, मतलब इंक्रीज कर देगा, तो आपकी जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 0.9% मास बाई वॉल्यूम से ज्यादा वाला कंसंट्रेशन वाला आपने सॉल्यूशन अपने आप इंजेक्ट कर लिया या इससे कम वाला किया तो क्या होगा? ज्यादा आप इंजेक्ट करोगे यानी हाइपरटोनिक इंजेक्ट करोगे तो आपकी सेल्स श्रिंक हो जाएंगी। अगर आप हाइपोटोनिक करोगे मतलब कम कंसंट्रेशन, तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, तो एकदम ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये क्वेश्चन दिया है आपने, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, देखिए पाई दिया ही है, वी दिया है, टी दिया, लगा देना है आपको, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ऑस्मोसिस कहानी, श्रिंकिंग और ये सब। अब बात करते हैं, देखिए स्वेलिंग को हम लोग एडिमा बोलते हैं। ठीक है, ये सब कहानी ठीक है, आप कभी भी याद रखिएगा स्वेलिंग को। एक टर्म दिया है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया, सॉल्यूशन की तरफ जब प्रेशर अप्लाई किया तो एक कंडीशन ऐसी आई कि ऑस्मोसिस रुक गई ना। अब आप सोचो, आप सॉल्यूशन की तरफ और प्रेशर बढ़ा दो, सॉल्यूशन की तरफ अगर आप और प्रेशर बढ़ा दो तो रिवर्स कंडीशन हो जाएगी ना। 100% जो सॉल्वेंट है वो कंसंट्रेटेड से किधर जाएगा? डाइल्यूट की तरफ जाने लगेगा। तो याद रखिएगा इस रिवर्स कंडीशन की वजह पे ही काम करता है आपका आरओ, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला हमने? रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, देखिए लिखा हुआ है, अगर आप कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, अगर आपका देखिए प्योर सॉल्वेंट फ्लो करने लगे फ्रॉम किधर से? सॉल्यूशन से दूसरी तरफ, तो याद रखिएगा उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आरओ में लिखा हुआ है, सलाइन में उसमें आप यूज करते हो तो कोई खास है नहीं। हाँ, थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेलुलोज एसीटेट, क्योंकि आप ऐसा ही यूज करोगे जो पोरस हो। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, देखिए लिखा है फ्रेश वाटर, सैल्ट वाटर। यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया तो आराम से रिवर्स होने लगा, उल्टा होने लगा, तो आपको फ्रेश। आरओ में ये टेक्निक अप्लाई होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे।
अगला है आपका एबनॉर्मल मास। मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल मास के लिए, मैंने बस मोटा मोटा बता दिया लास्ट पार्ट ताकि आपका काम हो जाए। एबनॉर्मल मास के लिए आपको निकालना होता है आई। क्या निकालना होता है? आई। तो मैंने आपको बताया था आई निकालने की दो कंडीशन, आई निकालने की दो कंडीशन आपको जो याद करनी है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, बस इतना जानना है। आई निकालने की दो कंडीशन, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी याद रखिएगा आई निकालने का फॉर्मूला हो तो आफ्टर वाली कंडीशन अपॉन बिफोर वाली कंडीशन। बस बिफोर मतलब नंबर लिख लो आप, बिफोर नंबर, बस आपका काम हो जाएगा। इतना आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए एग्जांपल लेकर के सुना देते हैं, आई आपका आ जाएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा आपसे कैल्शियम क्लोराइड मैंने ले लिया, क्या ले लिया? कैल्शियम क्लोराइड को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Ca+2 और +2Cl-। सही। तो देखिए पहले कितना था? एक नंबर था, बाद में कितना हो गया? 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो आपको अगर आई निकालना है, इसका क्या निकालना है? आई। स्ट्रॉन्ग के लिए आप पढ़िए, वीक के लिए मत पढ़िए, वीक का कोई काम है नहीं, क्योंकि अल्फा अल्फा आप पढ़ेंगे तो पगला जाएंगे भी और आपका काम भी नहीं होगा। तो देखिए आई निकालना है आपको, मैंने कहा बिफोर कितना नंबर है? 3 और आफ्टर आफ्टर कितना है? 3 एंड बिफोर कितना है? 1, यानी इसका आई क्या हो जाएगा? 3। समझ गए? तो जितने आयंस आपको मिलेंगे वही आपका क्या होगा? आई होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं थोड़ा सा एसोसिएशन में। तो एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने एग्जांपल दिया, देखिए एसिटिक एसिड, पहले एसिटिक एसिड कितना था? 2, अभी कितना हो गया? कंबाइन होकर के ये डाइमर बनाता है। याद रखिएगा डाइमर, डाइमर मतलब दोनों मिक्स हो गए, दोनों मर्ज हो गए। तो देखिए पहले कितना था? 2, अभी कितना बचा? 1, तो 1/2, यानी इसका आई क्या हो जाएगा? 1/2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आप एक काम करो, अगर एसोसिएशन क्वेश्चन बोलेगा तो 1/2 याद रखना, अगर डिसोसिएशन बोलेगा तो आप जितना नंबर ऑफ आपको आयंस मिल रहे हैं उनको यूज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इन सब का इफेक्ट, इस आई का इफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पड़ेगा। क्या देखिए लिखा वही वही डिफिनेशन, आई का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं करना है, जितनी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे पहले कौन सी पढ़ते हैं? देखिए रिलेटिव लोअरिंग, सबको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए वांट ऑफ फैक्टर, मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज कि आई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था आपका बेसिक, मैंने सिर्फ रिवीजन कराया है, बहुत नहीं। आई देख लो क्या लिखा है? नॉर्मल मतलब पहले, एब्नॉर्मल मतलब बाद में, ऑब्जर्व मतलब कि जो आपने देखा, कैलकुलेटेड मतलब जो पहले था। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब देखिए आफ्टर वाली बात है, और फिर क्या है बाद में? बिफोर। तो इससे आप निकाल सकते हो आई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है, इसमें जो दिया है वो तो याद रखिएगा। मैं बता दे रही हूँ आई के लिए KCl, देखिए KCl में कितना होगा? 2 होगा, आपको पता है। इथेनोइक एसिड में कितना होगा? 0.5 होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बताऊं क्वेश्चन जो है, जैसे MgCl अभी मैंने बताया, MgCl2 आप तोड़ेंगे तो देखिए Mg+ और 2Cl-, तो टोटल कितना है? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 आई हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 3। याद रखिएगा पक्का, और मैं फिर बोल रही हूँ एल्कोहल मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इनका आप हमेशा याद रखो आई, याद ही रखो क्योंकि लास्ट टाइम है 0.5, कितना याद रखोगे? 0.5। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्या? सॉल्यूशन चैप्टर। इसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस करा दूँ आपका, क्योंकि PYQ करा दूँ तो आपका काम हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को अभी आप मेरे भरोसे पे इग्नोर कर सकते हैं एकदम 100%। मैंने आपसे कहा देखिए आई निकालने का तरीका होकर बताया है कुछ, तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा ये डिसोसिएशन में। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने कहा ना मेरी दिक्कत है, तो मैंने बस आपके लिए काम कोटा समझते हैं, कोटा, बस मैंने कोटा पूरा किया है। ऐसे क्लास दी नहीं जाती है, ऐसे क्लास की कोई क्लास नहीं थी, ये बस ये था कि आपका काम हो जाए जल्दी से। तो आप लोग पढ़ते रहो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ऑल द बेस्ट। जस्ट इंपॉर्टेंट आपका करा दिया, PYQ में बहुत जल्दी करा देती हूँ, या चैप्टर आप लोग कमेंट कर देना कि मैम चैप्टर ही कर दीजिए या PYQ, तो मैं उस तरह काम करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये आपका तीसरा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर।